सबसे पहले बात करते हैं G20 देशों से भारत आने वाले तमाम मुसाफिरों को अब देश में नई सहूलियत मिलने वाली है। अब बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी के लिए इन मुसाफिरों को यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मिलने जा रही है। आरबीआई ने ये जानकारी भी दे दी है। इस नई पहल से G20 देशों के मुसाफिरों को काफी सुविधा भी मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि सुविधा के चलते यात्रियों को तमाम तरह की पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि अब मुसाफिरों को देश में ही कई सहूलियत प्रदान करने जा रही है सरकार। बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी के लिए इन मुसाफिरों को यूपीआई के जरिए पेमेंट की सुविधा मिलेगी, तो आपके लिए पेमेंट करना काफी हद तक आसान होने वाला है। आरबीआई की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपीआई से अब आप पेमेंट कर सकते हैं। तमाम तरह के जो पहले क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे कि यात्रियों को दिक्कत होती है पेमेंट करने में, अब वो रास्ता काफी हद तक यहां पर आसान हो गया है। एयरपोर्ट पर टैक्सी का पेमेंट अब आप सभी के लिए काफी आसान। 3 एयरपोर्ट पर यह सुविधा यात्रियों के लिए दी गई है। तो इस नई पहल से आपको बता दें G20 देशों के तमाम जो मुसाफिर हैं, तमाम जो यात्री हैं, उनको काफी हद तक सहूलियत मिलने वाली है। तो आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि तमाम यात्री, उनकी सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि यूपीआई के जरिए अब अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो विद इन सेकेंड्स आपकी पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। एयरपोर्ट पर टैक्सी का पेमेंट भी आपके लिए काफी हद तक आसान हो गया है और G20 देशों से भारत आने वाले तमाम जो यात्री हैं, तमाम जो मुसाफिर हैं, उनको अब देश में ये सहूलियत मिलने वाली है। देखिए, आरबीआई की तरफ से आदेश पारित किया गया है कि यूपीआई से अब पेमेंट की सुविधा उन तमाम यात्रियों को, उन तमाम मुसाफिरों को दी जाएगी जो कि देश आ रहे हैं, और उनकी सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है। अब बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी के लिए इन मुसाफिरों को यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा और इस पेमेंट की सुविधा से उनका काम काफी हद तक आसान होने जा रहा है। ये पूरी जानकारी आरबीआई ने दी है और इस वक्त हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं वो बेहद ही अहम है, जो भारत में इस वक्त ट्रैवल करेंगे और खासकर G20 समिट के दौरान जो मुसाफिर भारत में आगाज करने वाले हैं उनके लिए अब बेहद ही आसानी हो जाएगी। अगर उन्हें पेमेंट करनी है तो वो यूपीआई के क्यूआर कोड पर सीधा स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगी और इससे उन्हें कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके पास कार्ड हो या नहीं हो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंसी एक्सचेंज ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुसाफिरों के लिए बेहद ही सहूलियत भरा डिसीजन है ये। आरबीआई ने इसे आज जारी कर दिया है और अब एयरपोर्ट पर यूपीआई की सुविधा क्योंकि शुरू हो गई है तो मुसाफिरों के लिए बेहद आसानी होगी। तो आपको बता दें 3 एयरपोर्ट्स पर यह सुविधा दी जाएगी। तमाम यात्रियों की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है, जिससे आप पेमेंट जो है उसकी। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, देखिए, एक बहुत ही बड़ा आदेश पारित किया गया है। यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा जो यात्रियों को दी गई है, पहली बात तो उनके लिए काफी हद तक ये आसान हो गया है, और दूसरी बात ये कि स्पेशली G20 देशों से भारत आने वाले मुसाफिर जो होंगे उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है अपने आप में ये। नहीं आते एप्पल एयरपोर्ट। जी, चलिए फिर से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे वरुण। तो एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं कि आरबीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि G20 से भारत आने वाले तमाम मुसाफिरों को ये गुड न्यूज दी गई है कि टैक्सी के लिए मुसाफिरों को अब यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मिल जाएगी। और अब रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले बजट पेश किया। ये योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट है। योगी सरकार ने 2023-2024 के लिए करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में से राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में तमाम बड़े ऐलान किए।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस बार बजट का केंद्र रहेगा शिक्षा, महिलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पर इस वक्त एक्सप्रेसवे के विस्तार की बात भी सुनने में आ रही थी। इससे जुड़ी कई चीजों पर अहम ध्यान दिया गया है। फोकस है शिक्षा के लिए कई विश्वविद्यालय खोलने का, हर जिले का अपना एक विश्वविद्यालय होगा। साथ ही महिलाओं के लिए कई स्कीम्स जारी करने की बात भी हो रही है। 7,00,000 करोड़ का बजट कोई छोटा बजट नहीं होता। इसी के साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी इसमें कई सौगात होंगी। उन्हें सब्सिडी से उनके लिए यूपी सरकार के बजट की बड़ी बातें हम आपको बता दें। इस वक्त एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे और औद्योगिक गलियारे बनेंगे। औद्योगिक गलियारों से 5 लाख रोजगार का सृजन होगा। रोजगार एक अहम मुद्दा रहा है यूपी में। स्थानीय युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। ऐसे प्रस्ताव से यूपी सरकार बेरोजगारों का ध्यान तो रख ही रही है, साथ ही साथ शिक्षा के लिए बच्चों का और महिलाओं के लिए भी कई आगाज करने की प्लानिंग है। इस वक्त वित्त मंत्री यहां पर सुरेश खन्ना यहां पर बजट पेश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इसका आकार इस वक्त बेहद ही बड़ा है, 7,00,000 करोड़। इन मायनों में अगर इसे आंका जाए तो देखने में पता चलेगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 2 औद्योगिक संकुल बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर समिट से 4 लाख करोड़ का निवेश आया है और इस पर भी कई प्लान्स बन रहे हैं। फार्मा पार्क्स के लिए 25 करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं यूपी बजट की कुछ बड़ी बातें। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात भी की गई है। 45 जिलों में बन चुके हैं ये कॉलेजेस और 14 जिलों में और बन रहे हैं। 16 जिलों में पीपीपी मॉडल्स तैयार हो रहे हैं। असाध्य रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्ताव में है। देखिए, नर्सिंग कॉलेजेस के लिए 26 करोड़, एमबीबीएस के लिए 8,528 सीटें उपलब्ध करवाई गई हैं। 300 संस्थानों में पैरामेडिकल नर्सिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी। एमएसएमई नीति 2022 से सालाना 15% रोजगार बढ़ेगा। एमएसएमई इकाइयों को 4 करोड़ तक पूंजी सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो यूपी सरकार के बजट की बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं। ओडीओपी और हस्तशिल्प को भी इस बजट के तहत कहा गया है कि काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा, जिससे सीधे तौर पर रोजगार के मौके भी लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को भी फोकस में रखा गया है। पीएम मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए, सीएचसी के उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। पीएचसी, सीएचसी को मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। साइबर क्राइम पर भी फोकस किया जाएगा। साइबर क्राइम थानों की बाकायदा सरकार की तरफ से स्थापना होगी। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे, जिससे तमाम लोगों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। सेना के शहीदों के परिवारों को भी यहां पर आर्थिक राशि मुहैया करवाई जाएगी। पुलिस आवास के लिए 1,000 करोड़ रुपए मुहैया करवाए जाएंगे और कमिश्नरेट दफ्तर इमारतों के लिए 850 करोड़ का प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ये है यूपी सरकार के बजट की बड़ी बातें, जो एक एक करके हमने आपके सामने रखी हैं। जी, और बता दें आपको, चुनावी राह आसान करने के लिए सड़क सेतुओं के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर होगा। बता दें आपको, ये योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश कर रही है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट इस वक्त पेश कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहे नए उत्तर प्रदेश के बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय को जोड़ेगा। निसंदेह ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा। योगी सरकार करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर रही है। अनुमान है कि इस बड़े बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए सरकार महिला, युवाओं और किसान को साधेगी। बजट से जुड़ी कई बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। पुलिस आवास के लिए 1,000 करोड़ का निवेश हो सकता है। कमिश्नरेट दफ्तर इमारतों के लिए 850 करोड़ पर निवेश किया जा सकता है। इसी तरह से कई विश्वविद्यालयों के बनाने की बात भी हो रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस वक्त
और भी कई बड़ी बड़ी बातें की, निवेशकों के बारे में बहुत कुछ कहा। शिल्पी सेन इस वक्त हमारे साथ लाइव बन गई हैं। शिल्पी, आपसे पहले भी बात हो रही थी, अभी आपसे जानना चाहेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त क्या अहम बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो बजट में पेश की गई? देखिए, खास बात यह है कि जो बातें बताई हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, वो उत्तर प्रदेश के विकास से संबंध रखती हैं, क्योंकि जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवस्थापना के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लिए, जिसमें महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार अलग अलग योजनाएं लेकर के आएगी और जो उनकी पहले से योजनाएं चल रही हैं उस मद में पैसे का प्रावधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के यूपी के बजट में व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि अगर हम बात करें तो चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे किसानों से संबंधित बातें हों, सबका ध्यान रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट को बनाने में। और हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की हुई है, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो पहला बजट था वो इस बारे में था कि उत्तर प्रदेश में संकल्प पत्र के जो वायदे थे, जो विधानसभा चुनाव के समय में किए गए थे, वो कैसे सरकार पूरी करती है। लेकिन इस बार का जो बजट है वो ये बताएगी कि टेक ऑफ कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, क्योंकि खास बात यह भी है कि आगे 2024 का चुनाव है। ऐसे में जो तमाम योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थियों को मिलते हैं, यानी जिनको योजनाओं का लाभ मिलता है, वो एक बड़ी उम्मीद है सरकार के लिए, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था विधानसभा चुनाव में कि जो महिलाएं, जो लाभार्थी महिलाएं थीं, उनमें से ज्यादातर ने, जिनको डीबीटी के जरिए पैसा मिला, उससे 52% ऐसी लाभार्थी महिलाओं ने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया था। और वहीं अगर दूसरे लाभ की हम बात करें तो वो भी करीब 45% जो लाभार्थी थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। ऐसे में जो 2024 का चुनाव है बहुत अहम है और इसको देखते हुए जो सभी वर्ग हैं उनको साधने की इस बजट में कोशिश की गई है। शिल्पी, मैं ना कुछ रिएक्शंस पढ़ रही थी ट्विटर पर, तो ट्विटर पर जिन भी तमाम लोगों की रिएक्शंस आ रहे हैं ना इस बजट के बाद, उसमें कहा जा रहा है कि यूपी सरकार की तरफ से ये बाहुबली बजट पेश किया गया है। जैसे आपने कहा कि 2024 को ख्याल में रखा गया, हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। कुछ अहम बातें, टॉप 5 बातें अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाहुबली बजट इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का बजट है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में जो ये बजट है वो कई बातों को साधने के लिए है। हालांकि अगर हम बात करें तो बिंदुवार हमको इस बात को बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको एक तरह से साधने की दृष्टि से अलग अलग वर्गों को तैयार किया गया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो शिक्षा हो। क्योंकि अगर हम बेसिक शिक्षा की ही सिर्फ बात करते हैं तो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी, यानी बच्चों का पढ़ने में मन लगे। इसके लिए जो सरकारी स्कूल हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें उनको सुविधाएं दी जाएंगी और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम बात करें पीएम श्री योजना, जो केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, उसके तहत भी 510 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए अलग से 300 करोड़ की व्यवस्था पीएम श्री के अंतर्गत की गई है, जो अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है। वहीं अगर हम देखें तो हमेशा स्कॉलरशिप्स की बात भी होती रही है, तो गरीबी रेखा के ऊपर जो 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। और वहीं कक्षा 1 से लेकर 8 तक 2 करोड़ छात्र छात्राओं को मुफ्त स्वेटर और जूते मोजे प्रदान करने का उत्तर प्रदेश सरकार का पहले से योजना चल रही है, उसके तहत भी 650 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमेशा होती रही है कि जो वनटांगिया गांव हैं, यानी जो हाशिए पर थे, लेकिन योगी सरकार जब पहले कार्यकाल में आई थी तब वनटांगिया गांव की ओर नजर गई थी, क्योंकि सांसद रहते हुए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए काम किया था। उनके लिए भी व्यवस्था की गई है और वहां वनटांगिया जो गांव हैं उनके
गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। वहीं अगर हम कहें माध्यमिक शिक्षा के लिए तो उसमें भी समुचित व्यवस्था की गई है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें उसके तहत छात्रों को सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन एक बात जैसे कि सरकार ने स्पष्ट की थी कि संस्कृत पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको भी अब स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं उच्च शिक्षा, क्योंकि उच्च शिक्षा से सीधे उसके बाद रोजगार के लिए छात्र जाता है, तो ऐसे में 11 विश्वविद्यालयों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग के तहत सहभाग जिन्होंने किया था उनके लिए व्यवस्था की गई है। और हर मंडल में जैसे कि विश्वविद्यालय की बात है तो उसके लिए भी खासतौर पर ध्यान दिया गया है और मुरादाबाद मंडल और देवी पाटिल मंडल में इसके लिए बात की गई है। तो हम कह सकते हैं कि हर तरफ नजर रखी गई है और इसके लिए जो प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास, उसके लिए भी तमाम अलग अलग योजनाओं में पैसे की व्यवस्था की गई है। शिल्पी, देश को भी एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के माध्यम से बहुत अच्छे से जोड़ा जा रहा है। अगर गोरखपुर एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर हम झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें, तो इनके विस्तार को लेकर और इन पर भी बहुत काम हो रहा है। इससे रोजगार तो जरूर प्राप्त होगा ही, बेरोजगारों को बहुत सी नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए इसके ऊपर कितना खर्च करने का अनुमान है और किस तरह से इससे विस्तार दिया जा रहा है? अरे शिल्पी, हमें सुन नहीं पा रही हैं तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं इस बजट की बड़ी बातें क्या हैं। हर जिले में देखिए एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। औद्योगिक विकास के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था में सुधार से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे औद्योगिक गिलारे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। औद्योगिक गलियारों से 5 लाख रोजगार यहां पर पैदा होंगे और यूनिटी मॉल बनाने का भी यहां पर बात की गई है। 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर बनेंगे तमाम मेडिकल कॉलेजेस और इसके साथ ही 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 300 संस्थानों में पैरामेडिकल नर्सिंग की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। बजट में नर्सिंग कॉलेजेस के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी यहां पर की गई है। बजट में फार्मा इंस्टीट्यूट्स के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक विकास का वातावरण बनाने की पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 4 औद्योगिक संकुल और इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी 2 औद्योगिक संकुल बनाने की योजना है। विकास के ज्यादा से ज्यादा रास्ते खोले जाएंगे सरकार की तरफ से और जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है उसके लिए भी यहां पर पैसे खर्च किए जाएंगे। और चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। देखिए सर्दी के बाद गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम में बदलाव का ये फेज जो है ना वो कई किस्म की बीमारियों को दस्तक भी देता है। खासकर बदलते मौसम में बच्चों का बीमार पड़ना मामूली सी बात हो जाती है। ऐसे में इन दिनों एक वायरस चिंता का सबब बन गया है और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ललित शर्मा चंडीगढ़ से। ललित बताइए, देखिए बदलता मौसम ना थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने साथ में लेकर आया है। ये नहीं समझ में आ रहा कि रात को पंखा चलाएं, बंद करें, बाहर जाएं, स्वेटर पहने या क्या करें। बताइए वहां पर मौसम कैसा है और एक्सपर्ट्स क्या कुछ बोल रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल अदिति, अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम इस बार है उसमें काफी ज्यादा गर्माहट है। वो करीबन 1 महीना पहले वो आ गई है। लगातार बदलाव जिस तरह से वातावरण में हुआ है और इसका खासा असर है तमाम जगहों पर देखने को मिला है। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में जो अधिकतम तापमान है उसमें लगभग 5.5 डिग्री जो मैक्सिमम है वो अबव नॉर्मल है वो चल रहा है। लगभग 29 डिग्री के आसपास है चंडीगढ़ का तापमान है वो दर्ज किया गया है। वहीं पर अगर हम न्यूनतम पारे की बात करें तो लगभग
17.7 डिग्री है वो रिकॉर्ड किया गया, जो लगभग 7.7 डिग्री अबव नॉर्मल है वो चला। तो यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तापमान है उसमें किस तरह से गर्माहट है वो देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूं पंजाब की, हरियाणा की, तो वहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगभग 5 से 6 डिग्री अधिकतम तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें आदित्य, तो इसका सीधा असर है वो एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, खास तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि जो हरियाणा है, पंजाब है, वो एग्रीकल्चरल स्टेट है। तो लगभग अगर हम बात करें 25 से 30% इस बार जो गेहूं की फसल है वो कम होने के आसार इस वक्त एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। वहीं पर उसके साथ साथ आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है, तो इस बार जो गेहूं का दाना है वो भी छोटे साइज का होगा और जिससे उत्पादन में भी निश्चित तौर से कमी आने की उम्मीद एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई है। वहीं पर अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में भी लगातार इसी तरह का जो मौसम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान है लगभग 4 से 5 डिग्री है वो राजधानी शिमला में देखने को मिला। वहीं पर न्यूनतम जो पारा है उसमें भी 4 से 5 डिग्री है वो अधिक रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम पारे से। और अगर हम बात करें, क्योंकि जो हिमाचल की इकोनॉमी है वो सेबों पर डिपेंड होती है और इस बार जिस तरह से हिमाचल में जो बर्फ है वो भी कम पड़ी है, तो जो सेबों के लिए चिलिंग टेम्परेचर है वो पूरा नहीं हो पाया। पहले ही जो बागवान है वो इससे परेशान थे, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 24 घंटों में जिस तरह से हिमाचल में हेल स्टॉर्म पड़े, खासतौर पे कल राजधानी शिमला में हेल स्टॉर्म पड़ने से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सेब के पौधों को है, क्योंकि अभी जिस तरह से जो फूल है वो सेब के पौधों में लगे थे, वो तमाम जो फूल है वो झड़े हैं। तो ललित, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल रुक करते हैं मनीष का, जो हमारे साथ इस वक्त बने हैं नोएडा से। मनीष, मौसम में अजीब तरह का बदलाव देखा जा रहा है। आज दिल्ली, नोएडा के आसपास सुबह फॉग देखी गई और कभी मौसम गर्म हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है वापस। मौसम का बदलाव बहुत अजीब है और इसके चलते कई बीमारियां भी हो रही हैं। ये बताइए, जो अडीनो वायरस आजकल बच्चों में पनप रहा है, ये मौसमी बुखार है या फिर किसी और तरह की परेशानी लेकर आ सकता है? तो बिल्कुल, देखिए, चिंता की बात है और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि अमूमन फरवरी में इस तरह की चीजें, इस तरह की बीमारी कम से कम देखी नहीं जाती थी। फरवरी का जो मौसम होता था वो बसंत का मौसम होता था, यानी कि ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, बीच का तापमान रहता था। लेकिन इस बार फरवरी ने बहुत सरप्राइज किया है और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 2-3 डिग्री नीचे होता है नॉर्मल से, और जब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो 7 डिग्री तक ऊपर चला जाता है। मतलब सुबह और रात में हल्की हल्की ठंड है और दिन में धूप इतनी तेज है कि आपको अपने पंखे का स्विच ऑन करना ही पड़ता है। ललित ने चंडीगढ़ से बहुत कुछ बताया कि फसलों को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर में एक चिंता की बात ये भी दिखाई पड़ रही है कि होली, मुझे लगता है इस बार टेम्परेचर के हिसाब से शायद उसका मिजाज बदल जाए, क्योंकि होली में ऐसा मौसम होता था जब ज्यादा ठंड होती थी, ज्यादा गर्मी होती थी, आप आराम से पानी में होली खेलते थे। लेकिन इस बार जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है और ठंडा और गर्म ये जो मिक्सअप हो रहा है ये भी बीमारियों का सबब है। जैसा कि आप बता रही थी कि बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसे केसेस का सामना करना पड़ रहा है जहां उन्हें फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है और इस तरह के केसेस लगातार अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग तो यही कह रहा है कि अब आने वाले 4 से 5 दिनों बाद जो टेम्परेचर है वो यहाँ से बढ़ता ही जाएगा। मतलब दिल्ली एनसीआर जो इलाका है वो कम से कम गर्मी की तरफ बढ़ेगा और मार्च में जो टेम्परेचर होता था 33 डिग्री 34 डिग्री के आसपास, उसे आप फरवरी के आखिर तक या फिर मार्च की शुरुआत से ही महसूस करना शुरू कर देंगे। तो तापमान जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार जो होली की रंग है वो थोड़ी फीके दिखाई पड़ेगी। जी मनीष, एक बात ये भी देखी जा रही है कि मौसम में बहुत ही मनमानी है। आपने सही कहा, सुबह का मौसम जो है ठंडा होता है, शाम का भी ठंडा होता है, लेकिन दिन में जो है इतनी गर्मी हो जाती है कि आप पंखा चलाएं बिना तो काम चलता ही नहीं है। ऐसा बताइए, क्या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए, फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं था। परसों यानी कि सोमवार को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसके चलते कहा यह गया था कि पहाड़ी इलाकों पर
या फिर कुछ मैदानी इलाकों पर अहमदाबाद गुजरात की तरफ हल्की हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश जरूर देखी गई, लेकिन अच्छी बात यही थी कि मौसम विभाग ने भी साफ साफ कहा था कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हद पहाड़ों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पहाड़ों के तापमान का असर मैदानी इलाकों की तरफ यानी कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की तरफ देखा नहीं जाएगा। इसलिए पहाड़ पर टेम्परेचर गिरा या बढ़ा उसका कोई असर फिलहाल मैदानी इलाकों में देखा नहीं जाएगा। ये जो टेम्परेचर है ये मैदानी इलाकों का ही है जो कि अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से टेम्परेचर आगे बढ़ता ही जाएगा। आने वाले हम 5 दिन की बात करें तो जो दिन का टेम्परेचर है वो 31 से 32 डिग्री के बीच बना रहेगा और जिससे जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा, जैसे हम मार्च की तरफ जाएंगे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जी मौसम चलिए ललित जी, मनीष ललित का भी रुख कर लेते हैं। ललित, मुझे बताइए, जो मैं यहाँ से इस वक्त देख पा रही हूँ कि आप सुखना लेक के पास खड़े हैं, मुझे बताइए कहाँ मौजूद हैं इस वक्त आप? देखिए शगुफ्ता, अगर अभी मैं बताऊं तो मैं इस वक्त हरियाणा विधानसभा के बाहर खड़ा हूं, लेकिन शगुफ्ता अगर हम गर्माहट की बात करें तो फरवरी के महीने में बिल्कुल गर्माहट नहीं होती है। हाफ स्वेटर या हाफ जैकेट्स है वो डाले जाते हैं, लेकिन करीबन हफ्ता हो गया है कि अब हाफ जैकेट्स और जो स्वेटर्स हैं वो लोगों ने डालने पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। खास तौर पे अगर हम दिन की बात करें तो अगर हम गाड़ियों में चलते हैं तो एसी है वो जरूर लगाना पड़ रहा है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तपिश है, खास तौर पर फरवरी के महीने में बढ़ी है। और ये पूरा जो बदलाव है वातावरण में, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और खास तौर पर जो पोल्यूशन बढ़ा है, उसका ही असर है। जो करीबन मौसम है उसमें 15 से लगभग 1 महीने का अंतर है वो देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें हैरानी और परेशानी करने वाली बात शगुफ्ता यह है कि पहाड़ों में जिस तरह से बर्फ पड़ती है, इस बार जो बर्फबारी है उसका एरिया में भी लगभग 18% श्रिंक यानी कि कम बर्फबारी है वो हिमाचल में देखने को मिली है। और अगर बर्फबारी कम होगी तो इसका सीधा असर फसलों पे तो होगा ही होगा, लेकिन गर्मियों के दिनों में पानी पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर पहाड़ों में बर्फबारी कम होती है, बारिश कम होती है, तो जो पानी है वो मैदानी इलाकों तक पहुंचने में भी दिक्कत होती है। और खास तौर पर इस बार हिमाचल में जिस तरह से कम बर्फबारी हुई है, खास तौर पर अगर हम बात करूं शिमला से जो अपर एरिया है, शिमला, ठेयोग, नारकंडा, रामपुर, रोडू, इन तमाम एरियाज में जो बर्फबारी है कम हुई। और ये जो तमाम बेल्ट है ठेयोग से ऊपर वाली, इसे एप्पल बेल्ट कहा जाता है, तो बर्फबारी काफी कम हुई है। बागवानों को निश्चित तौर से बड़ा संकट इस बार झेलने को पड़ सकता है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स है दोनों ही, तो यहाँ पर जो गेहूं की पैदावार है वो पूरे देश की। चलिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी का नया मुकाम हासिल करने को तैयार है। इसरो इसी साल गगनयान मिशन से जुड़े 2 शुरुआती लॉन्चेस करेगा। सब कुछ तय मानकों पे खरा उतरा तो अगले साल भारत अपने ही दम पर एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए तैयार हो जाएगा। अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी की उड़ान, स्पेस में भारत को नई पहचान दिलाएगा गगनयान। गगनयान के 2 शुरुआती मिशन को इसी साल इसरो देगा अंजाम। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। यह तैयारी अनंत अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने की है। तैयारी आधुनिक तकनीक के दम पर सुदूर अंतरिक्ष के रहस्य खंगालने की है। स्वदेशी तकनीक से बने ताकतवर रॉकेट में उड़ान भर के अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष का सैर कराने की है। अंतरिक्ष में अपनी इसी महत्वाकांक्षी योजना को इसरो ने नाम दिया है गगनयान। मिशन गगनयान के तहत इसरो अगले साल के अंत तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष यात्रा कराने की तैयारी कर रहा है। इसरो गगनयान से जुड़े 2 शुरुआती मिशन को इसी साल पूरा कर लेगा। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि इस वर्ष के दूसरे हिस्से में शायद 2 इनिशियल हमारी मिशंस जाएंगी। एक तो पूरी तरह से बिना मानव के, दूसरा एक रोबो लेके जाएगा जिसका नाम वायोमित्र है, एक फीमेल रोबो। और ये इसलिए है कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिस तरह से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा
उसी प्रकार वो वापस भी सुरक्षित लौट सके। तो ये 2 मिशन उस सारी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इस साल लॉन्च होने वाले दोनों मिशन की कामयाबी से ही गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित उड़ान की राह निकलेगी। ये दोनों मिशन सभी कसौटियों पर खरे उतरे तो अगले साल इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के अंत तक इसरो ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लेगा। अगले वर्ष एक मानव हिंदुस्तानी मूल का, वैसे तो एक हिंदुस्तानी मूल के पहले भी व्यक्ति गए, राकेश शर्मा, लेकिन वो मिशन था सोवियत यूनियन का, तो ये मिशन भी हिंदुस्तानी होगा, बनाने वाले भी हिंदुस्तानी होंगे। आत्मनिर्भर भारत का एक श्रेष्ठ प्रतीक रहेगा और भारतीय मूल के मानव अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने की कामयाबी इसरो इसी साल हासिल कर सकता था, लेकिन कोविड की वजह से गगनयान मिशन में थोड़ी देरी हो गई। कोविड ने एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के साथ साथ मिशन गगनयान की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया, लेकिन अब कोविड से उबरने के बाद गगनयान फिर पूरी रफ्तार से उड़ान भरने को तैयार हो रहा है। जहां तक गगनयान का संबंध है, वैसे तो कल्पना ये थी कि आजादी के 75वें साल में ही इसका लॉन्चिंग हो जाता है, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। 2-3 वर्ष हमारे सारे कार्यक्रम पीछे पड़ गए। उसके बावजूद भी जिस तरह से भारतवर्ष ने कोविड की आपदा को संभाला है, उसका उदाहरण विश्व भर में दिया जाता है कि जहां की 50-50 लाख की छोटी जनसंख्या के देश भी तिलमिला गए। अब कोविड के दौरान हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनका प्रशिक्षण चल रहा था रशिया में, लेकिन उसको भी बीच में रोकना पड़ा। वो वापस हिंदुस्तान आए। फिर जब कोविड का प्रकोप कुछ हल्का पड़ा तो पुनः उसको प्रारंभ किया गया। इस साल 2 मानव रहित मिशन लॉन्च करने का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष यात्रियों का सफर पूरी तरह महफूज रहे। अंतरिक्ष के सफर में सबसे अहम होता है अंतरिक्ष यात्रियों की हिफाजत। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के मिशन पर अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इन यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में जाकर सुरक्षित धरती पर वापस लाया जाएगा। लौटने पर ये अंतरिक्ष यात्री भारत के समंदर में उतरेंगे। इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए भी इसरो क्रू मॉड्यूल सेफ रिकवरी का परीक्षण कर चुका है। इसी क्रू मॉड्यूल में सभी अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके लौटते हैं। इसरो ने नेवी के वाटर सर्वाइकल टेस्ट फैसिलिटी में भी इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण में परखा गया है कि वापसी की यात्रा में समंदर में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल समंदर की तेज लहरों का सामना आसानी से कर सके। गगनयान मिशन के कामयाब परीक्षण और ये तैयारियां बता रही हैं कि हिंदुस्तान अंतरिक्ष में एक ऊंची छलांग लगाने को तैयार है। बेहद कम लागत में अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए भारत पहले ही पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब मिशन गगनयान की कामयाबी से हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत से दुनिया वाकिफ है। दुश्मन को पल भर में तबाह कर देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन पर तेजी के साथ काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए प्राथमिक तौर पर डिजाइन बनाया जा चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि 2024-25 तक इसका ट्रायल भी जल्द शुरू हो जाएगा। दुश्मनों का काल 400 किलोमीटर तक वार। आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। ब्रह्मोस मिसाइल अब नए अवतार में आने को तैयार। इस मिसाइल के नाम से ही हिंदुस्तान के दुश्मन घबराते हैं। इसके सटीक निशाने से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। इस मारक क्षमता की वजह से ही ब्रह्मोस मिसाइल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में होती है। अब ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल पर काम शुरू हो चुका है। हम कर रहे द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस विच इज हाफ द वेट ऑफ द करंट ब्रह्मोस, यानी कि वो 1330 किलोग्राम एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि
हम 2 मिसाइल एक विमान के ऊपर लगा सकते हैं, विच वुड बी ऑन LCA तेजस एंड एनी अदर एयरक्राफ्ट ऑल्सो। वायुसेना फिलहाल सुखोई 30 फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करती है। अब नेक्स्ट जनरेशन वाले मिसाइल को तेजस और दूसरे फाइटर जेट्स में भी तैनात करने की तैयारी है। इसके डिजाइन का काम भी पूरा कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 के अंत या 2025 की शुरुआती महीनों में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। डिजाइन शुरू हुआ है, प्रिलिमिनरी डिजाइन खत्म, अभी डिटेल डिजाइन हो रहा है। दोनों एयरफोर्स तो बहुत ही इंटरेस्टेड है इसमें, क्योंकि एनी एयरक्राफ्ट के नीचे जब हम लगाएंगे, सो दे आर लुकिंग एट अस एंड वी आर सिटिंग एंड नेगोशिएटिंग ऑन हाउ सून कैन वी डू इट। हम करेंगे हमारा फर्स्ट ट्रायल्स फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर होपफुली। ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3.5 यानी 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल के दीवाने दुनिया के कई देश हैं। कुछ ने इसे खरीदने का करार कर लिया है, तो कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है। फिलहाल तीनों सेनाएं ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन जब ब्रह्मोस के लाइटर वर्जन का इस्तेमाल LCA यानी हल्के लड़ाकू विमानों में शुरू हो जाएगा, तो ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए कई ऑप्शन खुल जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का सपना साकार होने लगेगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।